गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। ठीक है, ये जो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन है ये मोनार्ड ने दिया था सन 1953 में। यह ओपेरोन मॉडल दिया गया। इसमें क्या होता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन में देखो जीनों का एक समूह होता है जो कि ट्रिप्टोफैन का संश्लेषण करने के लिए एक प्रकार के एंजाइम को एनकोड करता है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन क्या है, एक प्रकार का अमीनो अम्ल होता है। अब इस ट्रिप्टोफैन की स्ट्रक्चर देखो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, TRPE, TRPD, TRPC, TRPB और TRPA, ये पांचों की पांचों क्या है, इसके संरचनात्मक जीन है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो ये ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर को हिंदी में हम प्रचालक बोलते हैं। उसके बाद में ये क्या होता है, प्रमोटर होता है। ठीक है, इसको हिंदी में हम प्रवर्धक बोलते हैं। ये क्या, और प्रमोटर के ऊपर ही RNA पॉलीमरेज आकर जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद में TRPR, ये R क्या होता है, रिप्रेसर होता है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर प्रेजेंट होता है। ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर जो संदमक होता है या दमनकारी होता है वो यहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन R, प्रमोटर और ऑपरेटर, इन तीनों को हम नियामक जीन कहते हैं। और ये TRPE, D, C, B, A, इन सबको हम संरचनात्मक जीन कहते हैं। ठीक है, अब देखो जब RNA पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ जाएगा तो ऑपरेटर क्या करेगा, इन वाले संरचनात्मक जीन जो होंगे वो इससे इंस्ट्रक्ट करने के बाद में अनुलेखन करेंगे। अनुलेखन से mRNA बनाएंगे और mRNA के बाद वो अनुवादन की प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे, ये जो जीवाणु है इसको ई कोलाई को ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल, ये ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल बनाता है। लेकिन क्यों बनाता है, क्यों इसे आवश्यकता होती है अमीनो अम्लों की, देखो क्यों इसे ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो देखो जीवाणु को अपने जीवन में जीवन यापन करने के लिए संरचनात्मक जीन उत्पादों की आवश्यकता होती है। संरचनात्मक जीन उत्पाद कौन से हैं, ये वाले संरचनात्मक जीन थे। संरचनात्मक जीन का से अनुलेखन हुआ, अनुवादन, और लास्ट में एंड प्रोडक्ट या अंतिम उत्पाद के रूप में यहाँ पर प्रोटीन बने। ठीक है, तो इन प्रोटीन्स की जो जीवाणु होता है उसको अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन वाले संरचनात्मक जीन उत्पादों की आवश्यकता होती है। इसीलिए वो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल को बनाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यदि ट्रिप्टोफैन जीवाणु कोशिका में पहले से उपस्थित होगा तो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन ऑफ होगा। अगर जीवाणु कोशिका में ट्रिप्टोफैन पहले से उपस्थित है तो वो जो ओपेरोन होगा वो ऑफ होगा। लेकिन अगर जीवाणु कोशिका में पहले से अनुपस्थित है ट्रिप्टोफैन तो वहाँ पर जो ओपेरोन होगा वो ऑन होगा। ठीक है, यह लैक ओपेरोन का जस्ट अपोजिट है। लैक ओपेरोन जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर हमने क्या पढ़ा था कि अगर लैक ओपेरोन जो है वो अगर जीवाणु कोशिका में पहले से अगर अनुपस्थित है तो वो कैसा होगा, ऑफ होगा। और अगर पहले से अगर उपस्थित है तो वो प्रक्रम जो होगा, जो ओपेरोन होगा वो ऑन होगा। ठीक है, अब देखो आगे कि ये जो ट्रिप्टोफैन होता है इसमें क्या होगा कि अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन उपस्थित है तो ट्रिप्टोफैन जो होगा वो दमनकारी ऑपरेटर के साथ जुड़ जाता है। दमनकारी ऑपरेटर का क्या मतलब है, देखो ऑपरेटर जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या होते हैं, दमनकारी स्थल होते हैं, इनके ऊपर आकर ये ट्रिप्टोफैन जुड़ जाता है। ठीक है, दमनकारी ऑपरेटर के साथ आकर जुड़ जाता है जिसके कारण RNA निर्माण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो देखो वो कैसे होगा कि ये एक कोशिका है, ये पूरी एक कोशिका है, कोशिका के अंदर ये जीन्स है। ठीक है, ये DNA का सीक्वेंस है, इसके ऊपर पूरी रिएक्शन हो रही है। तो देखो ट्रिप्टोफैन जो होगा अगर वो कोशिका के अंदर उपस्थित है तो क्या होता है, यहाँ पर देखो ये दमनकारी स्थल है, इस पर आकर ट्रिप्टोफैन दमनकारी जुड़ जाएगा। अब वो कैसे जुड़ेगा, यहाँ पर देखो TRPR दिखाई दे रहा है। ये जो R है ये क्या है, एक तरह का ट्रिप्टोफैन दमनकारी है। ये स्वयं तो निष्क्रिय होता है लेकिन, और स्वयं तो निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय होगा तो ये ऑपरेटर के साथ जाकर नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर कोशिका के अंदर ट्रिप्टोफैन उपस्थित है तो ये जो TRPR है ये सक्रिय हो जाता है और दमनकारी स्थल के साथ आकर जुड़ जाता है। ये दमनकारी स्थल कहाँ प्रेजेंट है, इस ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, तो ये जो ट्रिप्टोफैन R है ये सक्रिय होगा कब, जब ट्रिप्टोफैन उपस्थित होगा। उपस्थित होने के बाद ये जो TRPR है ये क्या करेगा, इस ऑपरेटर के साथ जाकर जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये RNA पॉलीमरेज जो होता है ना उसको आगे की प्रोसेस नहीं करने देता। ठीक है, यहाँ पर
पर आकर ऑपरेटर के साथ आकर जुड़ गया, जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो आगे अनुलेखन और अनुलेखन नहीं कर पाता, जिसके कारण अनुवादन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब पूरी जो प्रोसेस होगी वो स्टॉप हो जाएगी और ओपेरॉन जो होगा वो कैसा होगा, ऑफ होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसमें क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। लेकिन दूसरा केस देखो, जब ट्रिप्टोफैन अनुपस्थित है, अगर ट्रिप्टोफैन अनुपस्थित है तो ट्रिप्टोफैन दमनकारी जो होगा वो ऑपरेटर के साथ आकर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ बताया था कि वो स्वयं निष्क्रिय है, ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ता, लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो ही वो सक्रिय होकर ऑपरेटर के साथ जुड़ता है। तो देखो जब यहाँ पर ट्रिप्टोफैन है ही नहीं तो वो कैसा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, निष्क्रिय रहेगा और वो उस ऑपरेटर के साथ जाकर नहीं जुड़ पाता। नहीं जुड़ेगा तो वहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज होगा ये अपनी पूरी प्रोसेस को लगातार रखेगा, मीन्स कंटिन्यू रखेगा। संरचनात्मक जीन होंगे, इन जीन से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से आगे चलकर प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो देखो ये प्रोसेस कैसी होगी, टीआरपीआर प्रमोटर इस तरह से प्रेजेंट है। अब इसमें दमनकारी है वो निष्क्रिय है। क्यों निष्क्रिय है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिप्टोफैन जो है वो अनुपस्थित है। ट्रिप्टोफैन अनुपस्थित होगा तो ये दमनकारी निष्क्रिय होगा और ये इस स्थल पर आकर नहीं जुड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो अपनी पूरी प्रोसेस आराम से कर सकेगा। आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले क्या करेगा, अनुलेखन करेगा, उसके बाद अनुवादन करेगा और फिर प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, अब आगे क्या आता है देखो, आगे होता है एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन जो होता है वो क्या होता है, ओपेरॉन को ऑन ऑफ करने के लिए दमनकारी ही पर्याप्त होते हैं। दमनकारी जो होते हैं वो ही इस ओपेरॉन को ऑन और ऑफ कर देते हैं और उसके लिए इनफ होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर दमनकारी जो होता है वो ठीक प्रकार से अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाता। तो देखो ओपेरॉन जो होगा उसमें दो प्रक्रियाएं होती है। एक तो होती है कैटाबॉलिक, जिसमें पदार्थों का टूटना, ये किस में होता है, लैक ओपेरॉन में, जहाँ पर हमने लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ा था। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एनाबॉलिक प्रोसेस होगी। एनाबॉलिक में क्या होता है, एक बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट केमिकल सब्सटेंस बनता है, अंतर उत्पाद के रूप में रासायनिक पदार्थ बनता है। ठीक है, इस रासायनिक पदार्थ को बनने के लिए जब एनाबॉलिक प्रोसेस है तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यदि दमनकारी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता और जीवाणु कोशिका में पहले से ट्रिप्टोफैन है तो यदि ओपेरॉन ऑन है तो ट्रिप्टोफैन लगातार बनता रहेगा। देखो दमनकारी जो है वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर एक दमनकारी ये प्रेजेंट है, ये ठीक प्रकार से अपनी एक्टिविटी को नहीं कर रहा। ठीक है, और इस जीवाणु कोशिका में ट्रिप्टोफैन भी प्रेजेंट है। अगर वो ट्रिप्टोफैन उपस्थित है तो वो ओपेरॉन कैसा होगा, ऑन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, रिप्रेसर जो होगा वो दमनकारी होगा, वो अपनी प्रक्रिया नहीं कर पा रहा, लेकिन जो टीआरपी है वो क्या कर रहा है, लगातार बनता जाता है। ठीक है, ओपेरॉन ऑन है तो ये ट्रिप्टोफैन लगातार बनता रहेगा। अब देखो ट्रिप्टोफैन लगातार बनता रहेगा, जिसके कारण कोशिका में ट्रिप्टोफैन जो होगा वो बहुत अधिक मात्रा में बन जाएगा। ठीक है, तो कोशिका में ट्रिप्टोफैन उपस्थित होने के बाद भी ट्रिप्टोफैन लगातार बनता रहता है, जिसके लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस ऊर्जा का क्या हो रहा है, ये ऊर्जा की एक तरह से हानि हो रही है। ठीक है, इस ट्रिप्टोफैन की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है और फिर भी अगर ये बनता जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर केवल ऊर्जा की हानि हो रही है। तो देखो आगे जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा कि जब दमनकारी सही तरीके से काम नहीं कर पाते तो इस प्रक्रिया को कौन कंप्लीट करता है, एटीन्यूएटर यहाँ पर आते हैं और वो इस प्रक्रिया को कम करते हैं, मींस ट्रिप्टोफैन के बनने को कम करते हैं। कौन, एटीन्यूएटर। ठीक है, एटीन्यूएटर क्या होते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम होते हैं जो कि संरचनात्मक जीन से पहले उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये एटीन्यूएटर जो होते हैं इसमें लीडर सीक्वेंस और इसमें ये देखो किस किस तरह से होते हैं। एक तो लीडर सीक्वेंस के रूप में होते हैं, लीडर अनुक्रम के रूप में, और दूसरा अनुलेखन और अनुवादन की प्रक्रियाएं अगर साथ साथ होती रहती हैं तो भी वो एटीन्यूएटर की तरह काम करती है। ठीक है, एटीन्यूएटर को हिंदी में भी एटीन्यूएटर ही कहते हैं। अब देखो ट्रिप्टोफैन ये है इसका स्ट्रक्चर, एटीन्यूएटर जो होंगे वो कहाँ उपस्थित होंगे, देखो
ट्रिप्टोफैन में यहाँ पर देखो संरचनात्मक जीन है पांचों, ये संरचनात्मक जीन है, लेकिन संरचनात्मक ये कहाँ बताया था, संरचनात्मक जीन से पहले अपस्ट्रीम पर उपस्थित होते हैं। अपस्ट्रीम ये होगी, डाउनस्ट्रीम ये वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो TRPL ये क्या है, एक तरह का लीडर सीक्वेंस है, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेटर, फिर प्रमोटर, फिर TRPR या TRP दमनकारी उपस्थित होता है, और ये सब किस तरह के नियामक जीन होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो लीडर अनुक्रम है, यहाँ पर क्या होता है, 4 अनुक्रम उपस्थित होते हैं, ठीक है। 4 अनुक्रम जो उपस्थित होंगे उसमें अगर 1 और 2 ये दोनों अगर एक दूसरे के पूरक युग्मन करते हैं, ठीक है, और 3 और 4 अगर ये दोनों 1 2 के साथ युग्मन करेगा, 3 4 के साथ युग्मन करेगा, तो इस तरह के एक लूप का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये 2 और 3 वाला जो अनुक्रम है ये एक दूसरे के साथ पूरक युग्मन करते हैं, तो इनके ऊपर क्या होता है, विपरीत अनुक्रम होता है, विपरीत अनुक्रम उपस्थित होता है, जिसके कारण ये टूट जाते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, अगर विपरीत अनुक्रम है, अल्टरनेट सीक्वेंस है, तो ये क्या करते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे की प्रोसेस में क्या होगा, यदि ट्रिप्टोफैन अधिक मात्रा में हमारे पास कोशिका में उपस्थित है, तो देखो हमारे पास 4 सीक्वेंस थे, पहला सीक्वेंस, दूसरा, तीसरा और ये चौथा सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये mRNA का स्ट्रैंड है, यहाँ पर कंप्लीट लीडर पेप्टाइड जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। राइबोसोम जो है इसमें देखो ये जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला जो सीक्वेंस है, इसमें 2 TRP कोडोन एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ये भी TRP है और ये भी TRP है, तो इस तरह से सीक्वेंस 2 TRP सीक्वेंस, ये एक तो ये वाला और ये वाला, दोनों एक दूसरे के पास पास उपस्थित है। अब आगे देखो जो तीसरा और चौथा सीक्वेंस होता है, ये क्या करते हैं, एक तरह के लूप का निर्माण करते हैं। तो ये लूप जो होता है इसको हम स्टेम लूप कहते हैं, ठीक है। ये जो स्टेम लूप होगा उसमें देखो RNA पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी करेगा। RNA पॉलीमरेज यहाँ पर जब एक्टिविटी करेगा तो ये क्या करेगा, mRNA को बनाएगा। mRNA जो बनेगा वो ये mRNA यहाँ पर बनकर उसके बाद अलग हो जाता है, ठीक है। क्यों अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लूप होता है ना, ये एक समापन लूप की तरह कार्य करता है। समापन लूप का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा आगे वो U प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, पॉली यू सीक्वेंस, जो कि अनुलेखन समापन अनुक्रम की तरह कार्य करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर समापन अनुक्रम है तो ये प्रक्रिया जो होगी वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अनुलेखन नहीं होगा, अनुवादन नहीं होगा, प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, तो ट्रिप्टोफैन भी हमारे पास नहीं बनेगा। कब है ये प्रोसेस, जब ट्रिप्टोफैन हमारे पास कोशिका में पहले से उपस्थित है, ठीक है। अगर ट्रिप्टोफैन पहले से हमारी कोशिका में उपस्थित है तो एटीन्यूएटर अपनी रिएक्शन करते हैं उसके ऊपर, जिसके कारण हमें और ट्रिप्टोफैन नहीं बनता। तो इसका मतलब हमारी प्रोसेस बिल्कुल सही चल रही है कि पहले से जो ट्रिप्टोफैन है वही हमारी कोशिका में रहेगा, उसके अलावा ट्रिप्टोफैन हमारी कोशिका में नहीं आता, ठीक है। अब देखो आगे वाली जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, कम मात्रा में अगर ट्रिप्टोफैन कोशिका में उपस्थित है तो उसमें देखो ये कम मात्रा में ट्रिप्टोफैन है, तो देखो पहला सीक्वेंस, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। पहला सीक्वेंस जो है यहाँ पर राइबोसोम केवल इसके साथ ही जुड़ता है, क्यों, क्योंकि दूसरा और तीसरा, जब इन दोनों का स्टार्टिंग में बताया था कि जब दूसरा और तीसरा सीक्वेंस जो होता है ये एक दूसरे के जब पूरक अनुक्रम बनाते हैं तो इससे बनने वाले सीक्वेंस को हम अल्टरनेट सीक्वेंस कहते हैं, जो कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है, अल्टरनेट होता है, और ये टूट कर अनुलेखन की प्रक्रिया को शुरू करता है, ठीक है। ये जो है राइबोसोम स्टाल्स है, स्टेम लूप प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद चौथा सीक्वेंस यहाँ है। अब देखो RNA पॉलीमरेज जो होगा वो यहाँ पर अपनी एक्टिविटी करता है, जिससे आगे की तरफ यहाँ पर क्या है, संरचनात्मक जीन है। इन संरचनात्मक जीनों में भी आगे क्या होगा, अनुलेखन होगा, अनुवादन होगा, ठीक है। देखो कोशिका है, कोशिका में अगर ट्रिप्टोफैन कम होगा तो सीक्वेंस 1 से, केवल सीक्वेंस 1 से राइबोसोम जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा इन दोनों ने मिलकर तो क्या बना लिया, स्टेम लूप का अल्टरनेट सीक्वेंस बना लिया, ठीक है। जुड़ता है 2 और 3 अल्टरनेट सीक्वेंस स्टेम लूप संरचना बनाती है, जो कि टूट कर अनुलेखन की क्रिया करता है। अनुलेखन के बाद अनुवादन होगा और प्रोटीन का संश्लेषण होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास जब हमारी कोशिका में ट्रिप्टोफैन नहीं था, एब्सेंट था,
उस टाइम पर हमने ट्रिप्टोफेन को बनाया। इट मीन्स ये जो प्रोसेस है वो हमारी बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। तो ये है कंप्लीट एटीन्यूएशन और ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन मॉडल।